नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, यानी आरकेबी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे हम दोनों हैं इस मातरम। वक्त नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ कहाँ है? हमेशा आपके साथ, ऑलवेज विद यू, नेशन नाउ। हमारे सभी दर्शकों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। प्रदीप जी, so the US breaks all protocols for Mr. Narendra Modi. Yes, yes sir. Amazing, absolutely amazing, and I think every Indian should feel very, very proud of all that Mr. Modi has managed to achieve in the US. And I'm very surprised at quite a few people over here who are doing all sorts of things, especially, looking at Mr. Modi's US visit with the jaundiced eye, I'm not Everybody really has sure. gone. Everybody in the Congress and up in arms. Sonia Gandhi, out of nowhere, she's first time come out in the open, criticizing Rahul Gandhi, then entire Congress. Manipur, Manipur, Manipur. Nobody wants to talk. They want to discredit US. US visit is nothing for them. Yes, which is very strange. Not just the US visit, but everything else also that the Prime Minister has managed to achieve. For the first time, GE and the Indian Air Force are, they've already signed an MOU. For the first time, the United States is giving a technical waiver to India. South Korea, Japan, they've been trying very, very hard for exactly the same deal. The Americans have refused. It's only India that has got it. The GE fighter engines for the Indian Air Force. Now that's a game changer as far as the Indian subcontinent is concerned. And I think every Indian ought to be proud. It's one of the biggest democratic, you can say, strategic victories for India where diplomatic relationship is concerned. सबसे बड़ी बात यह है जो नरेंद्र मोदी जी ने जो अचीव किया है यूएस में, स्पेशली जनरल इलेक्ट्रिक और इंडियन एयर फोर्स के बीच में, इग्नोर्ड द आर्म्ड फोर्सेस. Exactly, sir. तो मतलब this is terrible. You can't be a superpower if you're not well secure and tight. We should try for peace but be prepared for Yes, war. for war. That's it. और at the moment with us, अरे भाई नरेंद्र मोदी जी ने जो अचीव किया है अभी यूएस में, पहले ही 1 या 2 दिन के अंदर ही, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक के जो इंजन्स हैं वो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट में we'll be able to develop them together. एक टेक्नोलॉजिकल क्वांटम जंप मिलेगा हिंदुस्तान को, और उसके अलावा ना जाने कितनी चीज़ें और. $80 billion वर्थ ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट वी आर बाइंग फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स. और यूएस के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एवरीबडी वांट्स टू कम टू इंडिया. जैसे भाई हमें भी इन्विटेशन दीजिए, हम भी आना चाहते हैं, यहाँ भारत में निवेश करना चाहते हैं. तो हमें तो ऐसा लगता है कि पूरे भारत को गर्वान्वित होना चाहिए इसको लेकर के. लेकिन हमारे यहाँ पे वेरी सैडली, मतलब मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो काफ़ी ऑपोजिशन के लोग हैं, स्पेशली कांग्रेस के जो लोग हैं, वो आज भी मतलब मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हैं यूएस में, विच इज़ वेरी सैड. इसके बारे में कुछ कहेंगी आप, प्रेरणा जी? राजीव जी, नमस्कार टू बोथ ऑफ यू. कल का दिन हमारे लिए बहुत ही खास था. मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, हर एक इंडियन को, हर एक हिंदुस्तानी को कल का दिन हम जब देख रहे थे तो हर एक कोई अभिमान और गर्वान्वित हो रहा था. इंटरनेशनल योगा डे यूएन हेडक्वार्टर में जो सेलिब्रेट हुआ वो बहुत ही बढ़िया और शानदार रहा. जैसे आपने अभी कहा, कांग्रेस वाले लोग अभी क्या कह रहे हैं, मुझे लगता है इसको लीस्ट इम्पोर्टेंस भारतीय लोग दे रहे हैं, और हर बार यही गलती दोहराने का काम कांग्रेस करती है. हमने देखा मोदी जी ने इंटरनेशनल रिलेशनशिप बिल्डिंग में ये 9 सालों में देश को बहुत आगे लेके गए हैं वो. और जो यूएस विजिट है, इसमें जो एमओयू साइन हुए, एक तरफ हम यही राहुल गांधी देखते हैं जो विदेश में जाकर अपने देश के बारे में सिर्फ बुराई 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 और सिर्फ बुराई करते हैं, और दूसरी तरफ हम जब मोदी जी को देखते हैं तो ये बुराई छोड़कर देश के लिए सबसे अच्छा क्या हो सकता है इसके बारे में सोचने वाले प्रधानमंत्री हमें मिले हैं. तो मुझे लगता है ये दोनों भी जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट पोल्स है. कांग्रेस इज कंप्लीटली नेगेटिव एंड मोदी जी इज कंप्लीटली पॉजिटिव अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस नेगेटिव थिंग्स. तो ये इनको हजम नहीं हो रहा है कांग्रेस को. इतना बढ़िया उनके अलावा देश में जब वो थे वो नहीं कर पाए, और हर एक बेंचमार्क सेट करने का काम
मोदी जी की ओर से जो हो रहा है वो उनको चैलेंजिंग लग रहा है और उसकी वजह से परेशानी हो रही है। वो बीट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही गलती बार बार दोहरा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेरणा जी सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि कांग्रेस की तो बहुत बड़ी वेल प्लान स्ट्रेटजी है, जैसे प्रदीप जी बार बार बोलते हैं कि कर्नाटक में उन्होंने देख लिया कि किस प्रकार जेडीएस का जो मुस्लिम वोट था पूरा का पूरा उनकी तरफ आ गया, तो अब उनको लगता है कि पूरा अल्पसंख्यक वोट जो है पूरे देश में एक बार फिर वापस कांग्रेस की तरफ आ जाएगा, जैसे एक ज़माने में हुआ करता था। अल्पसंख्यक वोट हो यानी मुस्लिम वोट, उसके अलावा दलित वोट, उसके अलावा शेड्यूल ट्राइब वोट, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वोट, वो एक बार अगर कांग्रेस की तरफ आ जाएगा तो कांग्रेस विल बी एबल टू पोज अ वेरी 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 गुड चैलेंज टू द भारतीय जनता पार्टी। तो वो तो बड़ी प्लान्ड, बड़ी योजनात्मक रणनीति के साथ चल रहे हैं, क्योंकि बार बार राहुल गांधी जी का ये कहना कि अल्पसंख्यक खतरे में है, अल्पसंख्यक खतरे में है, अल्पसंख्यक खतरे में है, तो दे आर प्रोसीडिंग वेरी स्ट्रेटेजिकली। अब आप ये बताएं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, आप लोग इस प्रोपेगेंडा को काउंटर कैसे करेंगे, वो जरा बताएं प्रेरणा जी। राजीव जी, कर्नाटका में कांग्रेस की जीत हुई है, हम सब लोगों ने देखा, माना, और इसके बारे में जो चिंतन था वो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से कर रही है। लेकिन उसका कारण अगर हम ये बताएंगे कि अल्पसंख्यक लोगों ने उनको वोट किया, उसकी वजह से वो जीते हैं और आने वाले समय में वही चीजें हमें दिखाई देंगी, तो मुझे लगता है ये सरासर उनका जो एनालिसिस है। कर्नाटका की जीत है। जब हम लोकशाही प्रधान देश में चल रहे हैं तो हार जीत तो होती रहती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 70 सालों में गरीब को और गरीब बनाओ ये एजेंडा लेकर अल्पसंख्यक लोगों के बलबूते पे जो कांग्रेस जा रही है, उसको 2024 में, 2019 में अभी थर्ड टाइम हम देखेंगे कि यही अल्पसंख्यक लोग, यही मुस्लिम लोग, दलित वोट बैंक, सारे लोगों ने बहुत स्ट्रांगली मोदी जी को वोट किया है, मोदी जी के पीछे खड़े रहे हैं, और उसी वजह से ये ट्रिमेंडस विक्ट्री हमें मिलती रही है। स्टेट में एजेंडा जो चलते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, और उसमें कुछ कम ज्यादा कर्नाटका में हुआ, जिसकी वजह से हमें कम वोट्स मिले, वहां पे कम सीट्स मिल सकी। लेकिन जब हम 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में देखते हैं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है, आज अल्पसंख्यक समाज को भी ये समझ में आया है कि गरीब को और गरीब बनाओ ये एजेंडा कांग्रेस और डराओ चल पा सकता है, और डराओ, यस, और डराओ, और भारतीय जनता पार्टी की शक्ल दिखा दिखा के डराओ। प्रेरणा जी, आज खुलकर सोनिया गांधी खुद बाहर आई है। सोनिया गांधी सेइंग दे आर ट्राइंग टू डिस्क्रेडिट मोदीज विजिट टू यूएस। बोले कि मणिपुर इज बर्निंग, 50 दिन हो गए मणिपुर इज बर्निंग and Prime Minister Modi is not concerned about Manipur. Sonia Gandhi khud aake, I think she has broadcasted her message saying peace in Manipur. Rahul Gandhi keh raha hai ki all party meeting Prime Minister government ne bulaya hai, but Prime Minister is not there. Prime Minister is not serious. How can you have an all party meeting without the Prime Minister on Manipur? That is what Rahul Gandhi is saying. He says Congress, BJP and Modi is not about Manipur. फिर एग्जाम्पल्स देते वो से बोला 2018 में केरला फ्लड हुआ, तभी प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट इन इंडिया। 2021 में फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ तो प्राइम मिनिस्टर वाज इन बांग्लादेश, एंड नाउ 2023 यू गॉट बिग प्रॉब्लम इन मणिपुर इन इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इन द कंट्री। प्रेरणा जी, हाउ आर यू गोइंग टू कम्बैट द कांग्रेस चार्ज अगेंस्ट बीजेपी दैट यू आर नॉट वरीड अबाउट इंटरनल जो डिस्टर्बेंसेस है? प्रेरणा जी, ये हड़बड़ाहट है। जब हम लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते हैं तो उनको कंफ्यूज करो। कल का दिन देश के लिए और दुनिया के लिए इतना बढ़िया और इतना अच्छा रहा, उसको हम बीट नहीं कर सकते हैं। लोगों को अपने एजेंडाज पे कन्विंस नहीं कर सकते हैं तो उनको कंफ्यूज करो, और मणिपुर का एजेंडा लेकर यही कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस लोगों को आज कन्विंस करने के मोड में कहीं पे भी नहीं है। आपने केरला का बताया, केरला का मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब केरला में बाढ़ आई थी, इमीडिएटली जब मोदी जी केरला पहुंचे 700 CR केरला के लोगों को उन्होंने दिया था। मोदी जी ने अपना इमोशनल अटैचमेंट लोगों की तरफ इतना अच्छे से रखा है कि समाज का हर एक क्लास वो कवर करते हैं, उनको उसी नजरिए से देखते हैं, जो उनकी जरूरत है उसको पूरा करने के पीछे मोदी जी ने, हम स्कीम्स भी अगर उनके देखेंगे
तो वो उसी हिसाब से चलने वाले हैं। तो अभी ये कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन क्रिएशन के मोड में है। लेकिन ऐसे कुछ होगा, ऐसे लेकिन इसको कुछ लेकिन प्रेरणा जी, एक चीज तो है, आज की तारीख में जिस प्रकार महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है, जिस प्रकार एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी के बीच में लग ऐसा रहा है कि कोई विज्ञापनों का कंपटीशन चल रहा है, या सर्वेक्षणों का कंपटीशन चल रहा है। एक सर्वेक्षण बताता है कि एकनाथ शिंदे मोस्ट फेवर्ड चीफ मिनिस्टर, दूसरा सर्वेक्षण बताता है देवेंद्र फडणवीस मोस्ट फेवर्ड चीफ मिनिस्टर। अब यहां पर एक और जानकारी जो प्राप्त हो रही है हम सबको, अब उसके बारे में आप बोल पाएंगी या नहीं बोल पाएंगी मुझे मालूम नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी की जो हाईकमांड है वो शायद उद्धव ठाकरे जी से भी शायद उन्होंने संपर्क किया है। क्या ऐसा कुछ है मैम? अभी ये सर्वेज का मोड हम सब लोग कुछ दिनों में देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सर्वे दिखा रहा है, हमारी शिंदे फडणवीस सरकार में दो लीडर्स अभी लीड अगर पार्टी को कर रहे हैं, पार्टीज को कर रहे हैं, तो सर्वेज दिखा रहे हैं कंपैरेटिव एनालिसिस दोनों के बीच में। मुझे ऐसे लगता है ये सक्सेसफुल एजेंडा पे काम कर रहे हैं दोनों भी, शिंदे जी और फडणवीस जी। लोगों का दोनों के प्रति लगाव ये दोनों सर्वे हमें दिखाते हैं। तो मुझे लगता है मैं इसे बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ। इसमें कोई बड़ा कोई छोटा इस विषय का कोई भाग नहीं है। देवेंद्र जी ने खुद हम सबको बताया है, महाराष्ट्र को बताया है, आने वाला 2024 का चुनाव हम शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो ये बस मुझे लगता है कि ये जो न्यूज में चल रहा है वो और असली हकीकत ये बहुत ही अलग है, और ये एजेंडा अलग तरीके से जा रहा है। मैं इसे बहुत पॉजिटिवली देखती हूँ। और रहा सवाल पार्टी ने किसको कांटेक्ट किया, क्या क्या, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। मुझे तो इस बात की कोई भी खबर नहीं है। जी प्रदीप। प्रेरणा जी, you are saying, आप, the BJP talk about Amrit Kaal and Loot Kaal. BJP continuously is highlighting the fact that अमृत काल में देखो 9 साल में हमने जबरदस्त काम किया, बेमिसाल, और 60 years the Congress has not achieved. But the Congress has its own propaganda. This is हमारा काल जो था मनमोहन सिंह का वो विकास काल था, और ये है विनाश काल। This is विकास काल, विनाश काल। उनका कहना है कि हमारे टाइम US dollar when we were governing. Is she there? Is she there? I don't think she's there. Have we lost Prerna ji? Yes, I'm here. Oh, you're here. Fine. So, because I can't see you. US dollar was 40, around 49. What the Congress claims, the social media of the Congress, they say 49 US dollar, और आज 82 है. The only thing that has grown is the US dollar in आपका काल यानी विनाश काल में. Every child born in this particular Modi era is laden with 1 lakh rupees debt. यानी हर बच्चा जो पैदा हुआ 1 लाख डेब्ट के साथ पैदा। How are you going to counter it? Because आपके जो भी 9 साल बेमिसाल कांग्रेस एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा लेके चल रहा है कि everything is bad, it is विनाश काल, people are laden with debt, there is nothing, the only thing that has grown is the US dollar and gas connection वगैरह वगैरह. How are you going to counter it, Prerna ji? Because these things that affects the common man is ultimately going to affect the common man head while voting. तो कैसे कर्नाटका was a big loss for BJP. How do you see this counter? आप कैसे counter करो कांग्रेस चार्ज? नाम्बियार जी, कर्नाटका का विषय मुझे लगता है एक बहुत ही अलग विषय है, जिसको हम जिन चीजों से रिलेट कर रहे हैं वो सारी अलग चीजें, अलग बातें हैं। इस तरीके से अगर चुनाव होते तो मुझे लगता है आपने तो हर एक स्टेट में जब चुनाव लड़ा तब सबको सब फ्री देने का ही उन्होंने कमिटमेंट किया था। तो ऐसे फ्री के आधार पर अगर जनता चलती और उस हिसाब से अगर बांटने से जनता पीछे आती तो मुझे लगता है हर स्टेट में आपका ही सरकार आना चाहिए था। लेकिन कुछ अलग मुद्दे हैं जिनकी वजह से कर्नाटका में हमें लॉस हुआ। मैंने पहले भी बताया, उसका चिंतन किया जाएगा। रही बात कांग्रेस के एजेंडाज की, मोदी जी का खुद का जो एजेंडा है देश को लेकर, मुझे अभी भी याद है अमित भाई ने कहा था इस देश में कौन सी भी चीज, कौन सी भी स्कीम, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन जब हुआ, जैसे कि जीएसटी का हुआ, उसका विरोध बहुत हुआ था, 370 के बारे में बहुत सारी चीजें थी। किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, इस वजह से कोई भी डिसीजंस नहीं लिए जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो देश के ऊपर होगा और लॉन्ग टर्म काम करने के लिए जो भी अच्छा होगा उस हिसाब से एजेंडा डिसाइड किया जाएगा।
तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के ये जो सवाल है इनके जवाब तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन हम खुद के एजेंडे पे 2024 के लिए चलेंगे। महाराष्ट्र में हम कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे रैंक्स पे कांग्रेस काम कर रही है। और अभी ये जो एमवीए का उन्होंने गठबंधन किया है, ये तो इतना ब्लंडर है। 2024 में शिवसेना के जो भी विधायक थे वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के अगेंस्ट लड़े हुए थे। अभी ये सारे इकट्ठा हुए हैं, कौन किसको कितनी सीट देगा और किस तरीके से चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस और राष्ट्रवादी चुनाव ही नहीं लड़ेगा क्या शिवसेना के लिए? ऐसे बहुत सारे सवाल है। तो मुझे ये कांग्रेस को बीट करने की जो रणनीति है, मुझे लगता है पहले उन्होंने अपना मसला सुलझाना चाहिए कि 2024 का चुनाव जीतेंगे तो कौन किसको कौन सी सीट देगा। लोकसभा के लिए राष्ट्रवादी अगेंस्ट सेना, लोकसभा के लिए कांग्रेस अगेंस्ट सेना। तो अभी किसको सीट देंगे आप लोकसभा का? विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे तो वही बात है, राष्ट्रवादी अगेंस्ट शिवसेना। तो अभी ये सारे विधायक तो ओरिजिनल शिवसेना में आए हैं, तो ये लड़ेंगे किसके खिलाफ? गठबंधन कैसे बनाएंगे? ये ऊपरी मुंबई में चलेगा या जमीन पे चलेगा? कार्यकर्ता किसके पास है? कौन चुनाव लड़ेगा? ऐसे ब्लंडर्स कांग्रेस फेस करेगी। तो महाराष्ट्र की बात जब आती है, हम महाराष्ट्र से आते हैं, तो ये बहुत बड़े बवंडर में फंस चुके हैं। तो 2024 के लिए इनका इंटरनल कम्युनिकेशन करना ही बहुत डिफिकल्ट है, जीतना तो बहुत दूर की बात है। प्रेरणा जी, अभी जिस प्रकार से अजित पवार जी, इट इज नॉट योर सब्जेक्ट, एनसीपी का मैटर, आप बोलेंगे एनसीपी का मैटर पूछ लो, मगर फडणवीस साहब ने भी बोला कि देखो अजित पवार इज अ सीनियर लीडर विद इन दी एनसीपी, और अगर अजित पवार जी बोल रहे हैं कि संगठन में उनको जगह देना चाहिए, ऑपोजिशन लीडर नहीं बनना, ही डजंट वांट टू बी द ऑपोजिशन लीडर, और जयंत पाटिल जी ने 5 साल काम किया है, इट्स टाइम दैट देयर हैज टू बी अ चेंज द एनसीपी स्टेट लीडरशिप। एंड आज अजित पवार जी को इस प्रकार से बोलने की जरूरत पड़ रहा है कि मुझे कोई पद दो संगठन में एनसीपी के, तो आप ये कैसे देख रहे हो? हाउ इज इट गोइंग टू बी? एवरीबडी हैज सिंपैथी फॉर अजित पवार जी की बहुत हार्ड वर्किंग, जब मिनिस्टर थे तो हार्ड वर्किंग, ऑपोजिशन लीडर हार्ड वर्किंग, सवेरे से शाम तक काम करते रहते लोगों के बीच में। आज जिस प्रकार से उनका हालत एनसीपी, यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? इज अप टू यू। कैसे देखते हो? इज इट बेनिफिशियल फॉर द बीजेपी? आर यू हैप्पी द वे थिंग्स आर हैपनिंग इन द एनसीपी? आपको ठीक लग रहा है कि यही हो जाए, उद्धव ठाकरे जी टोटल तकलीफ में है, या शरद पवार जी, अजित पवार जी में ये प्रॉब्लम है, नाना पटोले जी निकालेंगे नहीं निकालेंगे, वो वेणुगोपाल, तो हाउ डू यू सी द ऑपोजिशन? इज इट गुड फॉर डेमोक्रेसी? प्रेरणा जी, राजीव जी, इसका और डेमोक्रेसी का, नाम्बियर जी, इसका और डेमोक्रेसी का क्या संबंध है, मुझे बताइए। परिवारवाद जब चलता है, पवार ही चलेंगे, किसी भी हाल में पवार ही चलेंगे। इसको हम डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हैं? मैं तो मतलब मुझे बड़ा गर्व होता है, भारतीय जनता पार्टी देश में सिंगल लार्जेस्ट ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद से दूर है और लोकशाही के एजेंडा पे चलती है। हम राष्ट्रवादी में देख रहे हैं, शरद पवार जी ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा क्यों दिया उनको ही पता है। सारी पार्टी इकट्ठा होती है, 2 दिन मंथन चलता है। अजित पवार जी कहते हैं कि ये आज ना कल होने ही वाला है, आप लोगों को चुप बैठना चाहिए, उनके कार्यकर्ताओं को। हम सब लोगों ने वो वीडियोस देखे, और 2 दिन बाद इस्तीफा पीछे लिया जाता है। उसके बाद सारे उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स जो है वो हमने न्यूज में ही देखे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रवादी में भी ये परिवारवाद का झगड़ा जो है वो अभी सर चढ़कर बोलने लगा है। उनको शायद से लग रहा होगा कि कैपेबिलिटीज के अनुसार उनको जगह नहीं मिल रही है, सो ही इज डिमांडिंग हिज पोजीशन इन राष्ट्रवादी। ऐसे बाहरी तौर पे दिख रहा है। जी, जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो ये हैं कि शायद अजीत दादा पवार साहब जो हैं एक बार फिर एक रास्ता बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने का। कुछ ऐसा है क्या? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला है, जो हमारे विचारों को एक्सेप्ट करेगा, जो हमारी पार्टी को एक्सेप्ट करेगा, वो पार्टी में आ सकते हैं। तो मतलब रास्ता खुला है? रास्ता तो सब लोगों के लिए खुला है। क्या बात? जो विचार एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने 1 नहीं 100 बार बोला है। तो अगर कहने का मतलब ये हुआ, थोड़ी मजाकिया बात हो गई, कहने का मतलब ये हो गया कि अगले दिन राहुल गांधी भी अगर बीजेपी में आना चाहें तो आ सकते हैं। तो कहने का मतलब राजीव जी, मैं तो ये बात कुछ आपने जैसे मजाक किया उसी तरीके से मैंने 10 बार डिबेट्स में बोली है
इनको कोई एजेंडा ही नहीं है, जी इनका कोई मोटिव ही नहीं है, ये क्या करेंगे? हाँ जी। लेकिन एक चीज तो है इसमें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी का स्वागत हुआ यूएस में, मुझे ऐसा लगता है हर भारतीय का सीना बिल्कुल चौड़ा हो जाना चाहिए, वेरी फ्रेंकली। हम लोग इतने गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। प्रदीप जी, आई डोंट नो वेदर यू नोटिस, even all the Hollywood stars were there. You know, Richard Gere Richard himself, Gere was doing yoga with Mr. along Modi. with the Prime Minister. Yes. And there was just about everybody was there, and fantastic. And look at the way Joe Biden and his wife treated Mr. Modi when they went to the White House at a private dinner yesterday. Absolutely fantastic. And the first time the Prime Minister actually Yes. taken on China, he says, you are harboring the terrorist responsible Absolutely. for causing destruction in That's India. right. इससे पहले कोई एग्रेसिव अप्रोच हमने देखा नहीं, जैसे आज प्रधानमंत्री जिस प्रकार से बोले हैं, it's fantastic. And look at the way the things are planned. There's Richard a Gere, message. There's a message across to the yes, Chinese. Let's be Chinese. very clear. Because also, if you look at it, Prerna ji, कि चाइना से अमेरिकन इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉर अ वे आउट, कि किसी भी तरीके से जो उनका मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना में है, किसी भी तरीके से यहाँ से निकल करके वियतनाम जाएं, इंडोनेशिया जाएं, सिंगापुर जाएं, इंडिया जाएं, जहाँ मर्जी जाएं। हिंदुस्तान में आज भी कुछ कानून ऐसे हैं जिसकी वजह से लोग ज़रा डरते हैं यहाँ पे आने की वजह से। आई थिंक दैट इज ऑल्सो बिन वर्कड आउट, बट रियली फैंटास्टिक। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आपका क्या कहना है, जो जैसा मोदी जी का स्वागत हुआ है अमेरिका में, मैम? जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? जिस प्रकार मोदी जी को मतलब सर आंखों में बिठाया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सरकार ने, उस विषय में क्या कहना चाहेंगी आप, प्रेरणा जी? मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात जब आती है तो मोदी जी बहुत ही बढ़िया और बेमिसाल लीडर है। आने वाले हिस्ट्री जब लिखी जाएगी तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी मोदी जी की बहुत सराहनीय है। उनपे मुझे ये भी जब मैं स्टडी करती हूँ तो जब दिखाई देता है कि उन्होंने स्पेशल वर्क, इसके लिए स्पेशल एफर्ट्स मोदी जी ने लिए हैं पूरी दुनिया को भारत के करीब लाने के लिए, सबके साथ अच्छे संबंध बनाकर। जो जैसे हमने गुजरात में वो चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने देश के सारे मतलब एक बिजनेस प्लेटफॉर्म भी, एम्प्लॉयमेंट भी, अच्छे बिजनेसेस आए उनके लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हो, गुजरात के लिए वो बढ़िया तरीके से एक असेट साबित हो। ये उन्होंने थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर जब बन रहे थे तभी हमने ये एजेंडा बहुत अच्छी तरीके से देखा था। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो स्टेट्स तो छोड़िए, अभी पूरी दुनिया को करीब लाने के लिए उन्होंने जो एफर्ट्स लिए हैं, तो ये जिसको हम सुपर पावर कहा करते थे अमेरिका को, अभी उनको भी मोदी जी और भारत के प्रति जो प्यार दिखाई दे रहा है, ये मोदी जी का मैं आई थिंक वी सीम टू तरीके से जी बिल्कुल आगे जा रही है। और इसका चित्र हमने कल सब लोगों ने अनुभव किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में करीब सबको करीब लाने के लिए यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में इंडियन योगा होता है, और इतने अच्छी तरीके से पूरे उत्साह के साथ यूनाइटेड नेशंस इसको मनाता है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। दुरुस्त बात है। और 130 देशों के लोगों ने, 130 देशों के नागरिकों ने नरेंद्र मोदी जी के साथ योगा किया यूनाइटेड नेशंस के लॉन्स पर, which is absolutely fantastic and really and truly wonderful, absolutely wonderful. प्रेरणा जी बहुत-बहुत धन्यवाद। No, I just wanted to ask her about something. Right, please go ahead. Yes, प्रेरणा जी, उद्धव ठाकरे जी जिस प्रकार से संजय राउत कह रहा है कि you the BJP are targeting the opposition, आज जैसे सूरज पाटकर और वो सूरज चौहान पाटकर पे लगातार रेड्स हो रहा है, दे आर फोर्स्ड, मतलब करप्शन बीजेपी में, करप्शन एकनाथ शिंदे जी बीजेपी में हो रहा है, इसलिए 1 तारीख को शिवसेना टेकिंग, उद्धव सेना टेकिंग अ बिग मोर्चा बीएमसी में। बट आप उससे पहले रेड करना शुरू कर दिया, अलग अलग टारगेटिंग, जिस प्रकार राहुल गांधी भी बोल रहे थे ऑपोजिशन इज बीइंग टारगेटेड, स्टेट में आप उद्धव सेना को टारगेट कर रहे हो। ये टारगेटिंग ऑफ ऑपोजिशन हैज बिकम अ बीजेपी पॉलिसी, प्रेरणा जी, दैट इज व्हाट उद्धव ठाकरे जी इज सेइंग। मुझे ये सारी चीजों मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है। ये संजय राउत जी ने किसी का नाम लिया था, किसी नेता का, जिनके बारे में ईडी को इन्फॉर्मेशन देने वाले थे। मैं तो कहती हूँ हर एक का अगर किसी को प्रॉब्लम है
तो इस संवैधानिक देश में हमारे पास सारे सिस्टम्स है, इन लोगों ने वो यूटिलाइज करने चाहिए। ऐसे ब्लेम गेम्स करने से अच्छा है इन्होंने जो काम किया है वही सामने आ रहा है। बीएमसी पे अभी ये मोर्चा निकालने का इनका जो एजेंडा है, मुझे लगता है इनके एमवीए में 2-2.5 साल इनको मिले। किन किन लोगों को इन्होंने घर में बिठाने का, हमने बहुत सारे एजेंडास देखे जो सिर्फ बंद करने के और उसके अगेंस्ट काम करने के इन्होंने किए थे। मुझे लगता है अभी वो बंद होकर प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है, और जो लोगों ने सही में कुछ गलत चीजें की है उनको तो उसको फेस करना ही होगा। इनको भी कुछ कंप्लेंट्स है तो उस दायरे में जाकर संवैधानिक चीजों के बारे में ये सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं। राइट प्रेरणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑलवेज ए प्लेजर टॉकिंग टू यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। वंदे मातरम मैम। वंदे मातरम, भवानी, वंदे जय शिवाजी। थैंक यू वेरी मच। रियली वंडरफुल, वंडरफुल टॉकिंग टू सच एन आर्टिकुलेट पैशन